मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है पोस्ट कोर का दृष्टिकोण, जिसे कि लूथर गुलिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। लोक प्रशासन विषय का विद्यार्थी होने के नाते हम सभी जानते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में 4 प्रमुख दृष्टिकोण हैं। उन 4 प्रमुख दृष्टिकोणों में एक दृष्टिकोण जहां पर संकुचित दृष्टिकोण को अपनाता है, तो वहीं पर दूसरा दृष्टिकोण वह व्यापक दृष्टिकोण को अपनाता है। इसी के साथ जो एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है वह पोस्ट कोर का है, और उसी के साथ जो इसका चौथा दृष्टिकोण है वह लोक कल्याणकारी अवधारणा को या दृष्टिकोण को के संबंध में बात करता है। तो ये जो दृष्टिकोण है जिसे पोस्ट कोर के नाम से जाना जाता है, POSDCORD, इसका प्रतिपादन प्रमुख रूप से वह लूथर गुलिक के द्वारा किया गया है। यद्यपि इस दृष्टिकोण का आरंभ उससे पूर्व उर्विक एवं हेनरी फ्योल जिससे विद्वानों के द्वारा उसका आरंभ किया गया था, उस दृष्टिकोण को अपनाया गया था, परंतु इसको एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए एक प्रमुख दृष्टिकोण के रूप में लाने का जो श्रेय है वह लूथर गुलिक को जाता है। तो इसलिए जो ये दृष्टिकोण है ये लूथर गुलिक के साथ जुड़ा हुआ है। अब जो इस दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि ये जो पोस्ट कोर है ये क्या है। इसमें जो ये शब्द लिए गए हैं, इन शब्दों का जो चयन है उसमें जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके जो वर्ड है उसके फर्स्ट अल्फाबेट को लेकर इसे बनाया गया है। अर्थात जो P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, इसका S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेशन के लिए है, और R फॉर रिपोर्टिंग, 8B फॉर बजटिंग। अर्थात ये जो शब्द हैं वो शब्द अपने आप में एक प्रमुख विशेषता लिए गए हैं जिनसे कि इस पोस्ट कोर के सिद्धांत को बनाया गया है। अब जो ये P है, ये P का अर्थ है जो लूथर गुलिक के द्वारा इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो प्लानिंग है, किसी भी संगठन को चलाने के लिए, किसी भी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रशासनिक संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाई जाती है उसके लिए जरूरी है कि वो जो एक कार्य की रूपरेखा है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, वो निर्धारण उन उद्देश्यों के दृष्टिकोण से संबंधित होना चाहिए जिनको कि उन संगठनों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। उसमें जो रूपरेखा है उस रूपरेखा में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जो भी मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं, जो भी भौतिक साधन उपलब्ध हैं, उनका बेहतर तरीके से उपयोग करते हुए उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा उसका आकलन कर लेना भी आवश्यक है। यह आकलन इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसी के माध्यम से जो रूपरेखा है उसको कार्य रूप में परिणत किया जाता है। इसी के साथ आवश्यकता होती है किसी भी संगठन के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, कि जो प्राथमिकताएं हैं वो किस प्रकार से निर्धारित की जाएंगी, किस प्रकार से उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो यहाँ पर उन प्राथमिकताओं का निर्धारण कर लेना भी आवश्यक होता है। इसी के साथ जो संगठन के लिए जो प्लानिंग है वो प्लानिंग किस प्रकार से हो जिसमें कि कम से कम या मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट की हम बात करते हैं, तो ये जो मिनिमम इनपुट है यह किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा जिससे कि उसका बेहतर से बेहतर कार्य रूप में वह उसके परिणाम आ सकें। तो इसके लिए जो है न्यूनतम लागत और अधिकतम उसकी जो फल प्राप्ति है वो भी यहाँ पर ही योजना के स्तर पर भी उसका निर्धारण कर लेना आवश्यक होता है, जिससे कि जो योजना है उसमें जो उपलब्ध संसाधन हमारे पास हैं उनका प्रयोग करते हुए किस प्रकार समय सीमा के अंतर्गत उनको प्राप्त किया जाएगा, उनको लागू किया जाएगा, वह यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है कि किस
किस प्रकार से इस सारी योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा उसका निर्धारण भी इस स्तर पर किया जाता है। इसी के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है कि किस प्रकार से संगठन बनाया जाए, क्योंकि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह है जो प्रशासनिक कार्य हैं उन प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया जाए, और वह विभाजन वो उस प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत जो संगठन में अपनाया जाता है उसके माध्यम से ही प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया जाता है। अर्थात प्रत्येक स्तर पर सत्ता प्रदान की जाती है जिससे कि हर स्तर पर जो कार्य करने वाले लोग हैं उनका प्रयोग करते हुए वह संगठन के लक्ष्यों को उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। अर्थात कौन जो उसमें कर्मचारी हैं वो कौन क्या क्या कार्य करेंगे वह इस स्तर पर उसका निर्धारण हो जाता है। स्टाफिंग की जब बात होती है तो स्टाफिंग का जो अर्थ है लूथर गुलिक कहते हैं कि उसमें जो कर्मचारियों की व्यवस्था है वह किस प्रकार से होगी, क्योंकि संगठन के लिए जहां पर भौतिक आवश्यकताओं की होती है, भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, वहीं उसके साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं की, मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो ये जो स्टाफिंग है ये किस तरीके से की जाएगी, जो कर्मचारियों की व्यवस्था है वो कैसे होगी, जिससे कि उस संगठन में जो कर्मचारी हैं वह कार्य करने में कुशल हो, दक्ष हो और इसी के साथ साथ वो प्रशिक्षण प्राप्त हो। यह प्रशिक्षण की व्यवस्था जहां पर सेवा पूर्व के प्रशिक्षण की आवश्यकता वहां पर होती है, वहीं पर सेवाकालीन प्रशिक्षण पर भी दिया जाता है, जिससे कि जो समय के साथ साथ जिन चीजों में परिवर्तन आ रहा है उन परिवर्तनों के संदर्भ में जो कर्मचारी हैं उनको शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जा सके, जिससे कि वह बेहतर उनके जो कार्य किए जाएं उसमें बेहतर परिणाम उपलब्ध हो सके। इसी के लिए जो स्टाफ है जिसको कि नियुक्त किया जाता है उसको नियुक्त करने के लिए उनके द्वारा उनको समय समय पर जो प्रोन्नति है वह भी दी जाए, जिससे कि जो कर्मचारी हैं जो स्टाफ है उसका मनोबल बढ़ा रहे और वह संगठन में अपनी भूमिका का निर्वहन और अधिक सारगर्भित रूप से करता रहे। जब निर्देशन की बात आती है, हम डायरेक्टिंग की बात करते हैं कि जो निर्देशन है वह किस प्रकार से किया जाए। जैसे कि लोक प्रशासन का विद्यार्थी होने के नाते हम सभी जानते हैं कि जो हायरार्की की व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत जो पदसोपान संगठन में बनाया जाता है उस पदसोपान के अंतर्गत कार्यों का विभाजन किया जाता है, पदों के स्तर पर विभाजन होता है जिसमें कि प्रत्येक स्तर पर कार्यों का निर्धारण किया जाता है। तो इसकी व्यवस्था बनाए रखते हुए किस प्रकार से निर्देश दिए जाएं, किस प्रकार से जो उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको निर्देश दिया जाए, जिससे एक व्यवस्था बनी रहे। ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था का जो उद्देश्य है वह यही है कि कार्यों का विश्लेषण करने के पश्चात उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से लक्ष्य निर्धारित किए जाएं, कैसे निर्देशन दिया जाए। ये निर्देशन इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि कहीं पर कोई भटकाव की स्थिति ना हो, कहीं पर संगठन में जो लक्ष्य हैं उनमें लक्ष्यों में अलग अलग दिशा में ना जाकर एक सामूहिक दिशा में कार्य करते हुए ही उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो इसलिए ये निर्देशन जो है यह किसी भी संगठन में महत्वपूर्ण होता है। जहां पर निर्देशन महत्वपूर्ण है वहीं पर उसका जो एक महत्वपूर्ण और प्रक्रिया है वह है कोऑर्डिनेशन की, उस समन्वय की जो पूरे संगठन को एक साथ बांधे रखता है। क्योंकि जो संगठन की प्रकृति होती है उसमें जहां पर पद सोपान की व्यवस्था होती है वहां पर विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति को भी उद्देश्यों में रखा जाता है। तो वो जो विभिन्न प्रकार की लक्ष्यों को उद्देश्यों को ध्यान में रखने के लिए जो विभिन्न प्रकार के संगठन के अंदर जो विभिन्न विभागों का गठन किया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित, प्रशिक्षित और अगर हम कहें सक्षम जो कर्मचारी हैं जब वह कार्य करते हैं तो उनमें किस प्रकार से एक समन्वय बनाया जाए जिससे कि उस समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अगर इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो वहाँ पर डीएम की
की पोजीशन होती है वह है कि जहां पर वह व्यवस्था को बनाए रखता है, जहां पर विकास कार्यों को गति प्रदान करता है, वहीं पर जो जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं, तो उन विभागों के मध्य किस प्रकार से समन्वय बनाया जाए, क्योंकि वो जो कार्य है वो भिन्न भिन्न प्रकृति के हैं। तो वो जो भिन्न प्रकृति के कार्य हैं, तो वहां पर किस प्रकार से उन कार्यों में, उन विभागों में समन्वय बनाया जाए, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो समन्वय का जो एक स्टेप है, समन्वय की जो प्रक्रिया है, वह जहां पर विभिन्न प्रकार के संगठनों को एक साथ लाती है, वह कार्यक्रम जो कर्मचारी होते हैं उनके मध्य भी वह सहयोग की भावना को स्थापित करती है और उसके माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। इसका जो अगला एक कदम होता है वह है रिपोर्टिंग। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो सरकारी विभाग होते हैं, सरकारी कार्यालय होते हैं, उनमें जो रिपोर्टिंग की व्यवस्था है वो महत्वपूर्ण होती है कि किस प्रकार से जो रिपोर्टिंग है वो की जाए। रिपोर्टिंग करके अर्थात क्या किया गया है, क्या किया गया है उसके ऊपर प्रतिवेदन तैयार करना, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करना, आख्या तैयार करना, ये महत्वपूर्ण होता है कि जो आदेश दिया गया था उस आदेश का कितना पालन किया गया है, उसे व्यवहार में कितना लागू किया गया है, और लागू करने के पश्चात जो निष्कर्ष निकल कर आए हैं, जो आउटपुट निकल कर आया है, उसके ऊपर प्रतिवेदन प्रदान उपलब्ध कराना या तैयार करना वो महत्वपूर्ण होता है। और इसको जो अगर हम बात करें संगठन में के द्वारा जो कार्य किया जाता है, तो उसको जनता के हम कहें प्रस्तुत करना, तो वो जो उसके समक्ष प्रस्तुत करना है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके माध्यम से इसको उपलब्ध कराया जाता है। जो लास्ट स्टेप है, जो ये बजटिंग की बात करता है, जैसे कि किसी भी प्रशासनिक क्रिया अगर जो होती है, प्रशासनिक क्रिया में धन का प्रयोग किया जाता है, तो वह जो धन का प्रयोग है वह किस प्रकार से उस आय व्यय का जो लेखा है उसको तैयार किया जाए, वह इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आय जितनी आय है उस किस प्रकार से उसको आय को जो धन है, उपलब्ध संसाधन है, उनको किस प्रकार से खर्च किया गया है, उसके संबंध में पूरी एक रूपरेखा बनाना, और रूपरेखा बनाने के पश्चात जो क्रियान्वयन है, क्रियान्वयन के पश्चात उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना वह महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि वित्तीय योजनाओं की जो तैयारी है वो किस प्रकार से की गई है वह इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर हम लोक प्रशासन की जो क्षेत्र के संबंध में जो पोस्ट कोड का दृष्टिकोण है वह इन सिद्धांतों के ऊपर कार्य करता है कि किस प्रकार से एक संगठन कार्य करता है और उस संगठन के अंतर्गत किस प्रकार से प्रणाली को अपनाया जाता है, और उसके माध्यम से लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है उसको लूथर गुलिक के द्वारा प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से यह जो दृष्टिकोण है वह लोक प्रशासन के क्षेत्र को और अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाता है या उसकी व्याख्या करता है, परंतु इसके साथ साथ जो इस दृष्टिकोण के संबंध में जो विभिन्न विद्वानों के मत हैं उसमें कुछ आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है। आलोचना का जो प्रमुख आधार है वह इस आधार पर किया जाता है कि इस दृष्टिकोण में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनमें जो प्रमुख रूप से या हम कहें बल दिया गया है, तो वह जो बल है वह उन चीजों पर दिया गया है जो कि पाठ्य वस्तु से अलग हटकर है। अर्थात यह तकनीक पर बात करता है, यह तकनीक किस प्रकार की हो, किस प्रकार से लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए, यह उनकी बात करता है। तकनीक से अधिक संबंधित है जबकि पाठ्य विषय से कम संबंधित है, यह उसकी यह अवहेलना करता है। तो इसी आधार पर जो लेविस मेरियम है उनके द्वारा जो इसकी आलोचना की गई है वह पाठ्य विषय की अवहेलना को दृष्टिकोण में रखकर की गई है। इसी के साथ इस दृष्टिकोण में जो पोस्ट कॉर्पस दृष्टिकोण है इसमें जो एक और एस्पेक्ट है जिसको कुछ सीमा तक जिसकी अवहेलना की गई है वह है कि जो लोक प्रशासन के प्रमुख विषय हैं जिसमें कि हम नीति निर्माण की बात करते हैं, नीतियों के मूल्यांकन की बात करते हैं और वहीं लोक संपर्क की बात करते हैं, इन जैसे महत्वपूर्ण विषयों की अवहेलना की गई है।
क्योंकि ये जो विषय है ये लोक प्रशासन के प्रमुख विषय हैं और इन प्रमुख विषयों को इस पोस्ट कोर दृष्टिकोण के अंतर्गत उसमें समाविष्ट नहीं किया गया है, तो इस आधार पर इस दृष्टिकोण की आलोचना की जाती है। एक आलोचना का जो एक और आधार है, जिस आधार पर विद्वान इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं, वो बात करते हैं कि इसमें मानवीय दृष्टिकोण की अवहेलना है, तकनीकों पर अधिक बल है, जबकि जो प्रशासन है, बेसिकली जो प्रशासन है यह एक मानवीय समस्या है। मिसले कि किस प्रकार से जो मानवीय समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। जब हम किसी संगठन में उत्पादकता की बात करते हैं तो उसमें जो यह मानवीय दृष्टिकोण है यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कि हाथों प्रयोगों के द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से उसमें निष्कर्ष निकाला गया है। तो यह जो दृष्टि किस प्रकार से जो मानवीय समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। जब हम किसी संगठन में उत्पादकता की बात करते हैं तो उसमें जो यह मानवीय दृष्टिकोण है यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कि हाथों प्रयोगों के द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से उसमें निष्कर्ष निकाला गया है। तो यह जो दृष्टिकोण है उसका इसमें जो अवहेलना होती है उसमें केवल जो तकनीक है उनका अधिक प्रयोग किया गया है या उन पर अधिक बल दिया गया है, जबकि जो मानवीय संबंध है, मानवीय प्रक्रियाएं हैं, उनसे यह कुछ दूर है। जबकि माना जाता है, जब हम कहते हैं कि प्रशासन जब एक मानवीय समस्या है तो इसका संबंध प्रमुख रूप से जहां मानवीय प्रक्रियाओं से है और यह केवल कुछ आंकड़ों, तथ्यों या तकनीकों तक सीमित नहीं है। प्रशासन एक विशाल दृष्टिकोण को अपनाता है। तो यह जो विशाल दृष्टिकोण है उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं का इस पोस्ट कोर दृष्टिकोण में उनको निग्लेक्ट किया गया है, अगर हम कहें, या उनके ऊपर उतना अधिक बल नहीं दिया गया है जितना कि हम कहीं योजना के ऊपर है, निर्देशन के ऊपर है, या किस प्रकार से लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा, किस प्रकार से रिपोर्टिंग की जाएगी, किस प्रकार बजट तैयार होगा और किस प्रकार समन्वय निर्देशन उसमें रहेगा। ये यद्यपि संगठन के प्रमुख आधार हैं, जिन आधारों के ऊपर एक संगठन कार्य करता है, परंतु उन संगठनों के साथ साथ जो ये दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह भी प्रशासन से जुड़े हुए हैं। तो इस आधार पर इस दृष्टिकोण की जो विद्वान हैं उनके द्वारा आलोचना की जाती है। पर निश्चित रूप से इन सब आलोचनाओं के उपरांत भी अगर हम पोस्ट कोर दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हैं तो इसने लोक प्रशासन के क्षेत्र को एक नया आयाम प्रदान किया है, उस दृष्टिकोण को विकसित किया है। संगठन को किस प्रकार से बनाया जाए, किस प्रकार से उसके माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए, उस पर प्रमुख रूप से बल दिया है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाए उसकी भी ये बात करता है। तो इस संदर्भों में जो लूथर गुलिक का यह दृष्टिकोण है यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।